हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। सो गाइस, आज हम लोग ऑनलाइन क्लास में करने वाले हैं राइटिंग टास्क 2। जैसे आपको पता है कि हम ऑलरेडी 5 टाइप्स को कवर कर चुके हैं। जो आज टर्न है वो है 6 टाइप की, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री। मतलब आप इससे कितनी हद तक अग्री करते हो या फिर डिसअग्री करते हो। ठीक है, काफ़ी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है, सो डोंट वरी। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जो भी डाउट्स होंगे इसके बाद आपसे पूछे जाएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो आज का जो हमारा टॉपिक क्या है। सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि एटलीस्ट क्वेश्चन को 2 to 3 टाइम्स रीड किया करो, सो दैट कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया है। ठीक है, क्योंकि टास्क रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। सो देखते हैं फिर। विद द राइज इन पॉपुलैरिटी ऑफ इंटरनेट, जैसे कहते हैं कि आजकल पॉपुलैरिटी है इंटरनेट की बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। न्यूज़पेपर विल सून बिकम अ थिंग ऑफ पास्ट, मतलब फ्यूचर में न्यूज़पेपर को कोई भी नहीं रीड करेगा। ठीक है, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री, आप किस हद तक अग्री करते हो या फिर डिसअग्री करते हो इस स्टेटमेंट से। उन्होंने बेसिकली हमें क्या बोला हुआ है कि आजकल जो इंटरनेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, और इंटरनेट की वजह से फ्यूचर में कोई भी पर्सन न्यूज़पेपर को रीड नहीं करेगा। अगर आप लोग सोचते हो कि फ्यूचर में कोई भी नहीं रीड करेगा न्यूज़पेपर को, ठीक है, सो इट मीन्स कि आप अग्री हो इस स्टेटमेंट से। अगर आप लोग सोचते हो कि नहीं फ्यूचर में लोग इसको रीड करेंगे, सो इट मीन्स कि आप लोग डिसअग्री हो इस स्टेटमेंट से। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया आप लोगों को। तो अब हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रक्चर को क्लियर करते हैं। इंट्रोडक्शन तो सेम आती है, रीफ्रेज और थीसिस। ठीक है, सबसे पहले हमने रीफ्रेज करना होता है, देन उसके बाद थीसिस। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, जर्नल लाइन को ऐड करते हैं, वो अब ऐड नहीं होती है। ठीक है, जस्ट हमें पैराफ्रेज करना होता है और थीसिस को ऐड करना होता है बेसिकली। सो देखो क्वेश्चन क्या है, हमें यहाँ तक है जो पास्ट तक ये चीज़ होती है हमेशा रीफ्रेज। रीफ्रेज का मतलब क्या है कि आप लोगों ने वोकैबलरी का यूज़ करके, कुछ सेंटेंसेस का यूज़ करके इस स्टेटमेंट को चेंज करना है, लेकिन मीनिंग इसका सेम होना चाहिए। मीनिंग में कोई चेंज नहीं होगा, जस्ट आपको वोकैबलरी वर्ड की हेल्प के साथ इसको चेंज करना पड़ेगा। डोंट वरी, आगे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये होता है ना, इसकी बनती है थीसिस लाइन। ठीक है, थीसिस को साथ साथ में नोट कर लेना, स्ट्रक्चर को भी साथ साथ में नोट कर लो। नहीं करना चाहते, बाद में आपको पिक मिल जाएगी, आप वहाँ पे उसको चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद जो हमारा एक्सटेंट वाला होता है, सेम एज इट इज़ जो हमने आउटवे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वाला किया था उसकी तरह होता है। ठीक है, जाने कि इसमें भी 70-30 बनता है, 70-30 इसी में भी होता है। ठीक है, उसमें हमने क्या किया था, BP1 30% बनाया था, और जो हमारे BP2 और BP3 थे वो 70% थे। सेम इसमें भी हमने BP1 को 30% रखना होता है, लेकिन जो अपने माइंड में रखने वाली चीज़ होती है ना, वो आपको पता होनी चाहिए। बताती हूँ मैं कि जो हमारा BP1 होता है ना, जिसको हम बॉडी पैराग्राफ 1 बोलते हैं, वो 30% का होता है। ऑपोजिट फ्रॉम थीसिस, जो BP1 होता है वो हमेशा ऑपोजिट बनता है थीसिस से। कैसे बताती हूँ कैसे बनता है। देखो, अगर आप लोग बोल के आए हो थीसिस में कि मैं इस स्टेटमेंट से अग्री हूँ, ठीक है, अगर आप लोग बोल के आए हो कि मैं इस स्टेटमेंट से अग्री हूँ, तो जो हमारा BP1 होगा उसमें हम किसके रिलेटेड बात करेंगे, डिसअग्री के साथ बात करेंगे। मतलब जो चीज़ हम थीसिस में लिख कर आए हैं ना, उससे ऑपोजिट बात होगी BP1 में। ठीक है, क्योंकि हम इसको 30 की एवरेज से लिखते हैं। दूसरी साइड देखो, अगर आप लोग थीसिस में बोल के आए हो कि मैं इस स्टेटमेंट से डिसअग्री हूँ, इट मीन्स कि जो हमारा BP1 होगा वो अग्री का होगा। हमेशा ऑपोजिट बनता है थीसिस के, जो हमारा BP1 होता।
इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? टास्क स्टेटमेंट। टास्क स्टेटमेंट मतलब आप इससे क्यों अग्री हो या फिर डिसअग्री हो, आपको रीज़न देना पड़ेगा, जिसको हम बेसिकली बोल देते हैं मेन पॉइंट। और रीज़न बताना होता है आप लोगों ने इसमें कि आप क्यों अग्री हो या फिर डिसअग्री हो जो आपको स्टेटमेंट गिवन है। ठीक है, सैम्पल आंसर में आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होएगी, डोंट वरी। सो आगे देखो फिर। और इसमें क्या आएगा? एक्सप्लेन आएगा। जो आप रीज़न दे के आए हो ना टास्क स्टेटमेंट में, उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देन उसके बाद रिज़ल्ट, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था आउटवे वाले टॉपिक में कि जब भी हमने 70-30 लिखना होता है तो BP1 हमारा बनता है 30% का, जिसमें हम एग्ज़ाम्पल को ऐड नहीं करते हैं। सो इसमें भी मैंने बिल्कुल एग्ज़ाम्पल ऐड नहीं की है, और BP1 में कभी भी एग्ज़ाम्पल को ऐड नहीं करना है। ठीक है, राइटिंग टास्क 2 में हम ईडियम्स को यूज़ नहीं करते हैं, इस बात की भी आपने प्रॉपर श्योरिटी रखनी है। ठीक है, ईडियम्स का यूज़ कभी भी नहीं करना, क्योंकि वो इनफॉर्मल होते हैं, और इनफॉर्मल वर्ड्स होते हैं ना, वो हम राइटिंग में यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, साथ साथ में अपने माइंड में ये बातें आप लोगों ने रखनी है। ठीक है, कि BP1 हमेशा थीसिस से ऑपोजिट बनता है, और इसमें कभी भी एग्ज़ाम्पल ऐड नहीं होती है। चलो फिर अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सो देखो, नेक्स्ट है हमारा बेसिकली बॉडी पैराग्राफ 2। ठीक है, बॉडी पैराग्राफ 2 की बात करते हैं। सेम एज थीसिस, ये थीसिस की तरह बनता है। अगर आप थीसिस में अग्री करके आए हो तो BP2 हमारा अग्री का बनेगा। अगर आप थीसिस में बोल के आए हो कि मैं डिसअग्री हूँ तो BP2 हमारा डिसअग्री का बनेगा। मतलब जो आप बोल के आए हो ना, उसका सेम होगा BP2 में। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी? टास्क स्टेटमेंट, वही जो मैंने आपको पीछे बताया कि आप क्यों अग्री हो या फिर डिसअग्री हो, रीज़न देना पड़ेगा, उस रीज़न को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके रिलेटेड जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई हुई है कि हम कैसे एग्जांपल को ऐड कर सकते हैं, वही एग्जांपल को आपको ऐड करना पड़ेगा इसमें, और लास्ट में रिज़ल्ट देना पड़ेगा। ठीक है, सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि कैसे करना है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। आगे हमने BP3 में भी सेम बात वैसे करनी है जैसे हम BP2 में करके आए हैं। ये भी सेम बनेगा थीसिस की तरह। जैसे देखो, हम थीसिस में क्या क्या आए हैं कि हम अग्री हैं। ठीक है, तो जो हमारा BP2 बनेगा और BP3 बनेगा, इसमें जो भी बात होगी वो अग्री से रिलेटेड होगी। ठीक है, BP2 और BP3 होता है, उसमें वो बात की जाती है जो हम थीसिस में करके आए हैं। अगर हमने थीसिस में बोला है कि हम डिसअग्री हैं तो BP2 और BP3 में डिसअग्री की बात होगी। ठीक है, इसमें टास्क स्टेटमेंट भी आएगी, एक्सप्लेन भी आएगा, एग्जाम्पल भी आएगा, और इसमें रिज़ल्ट भी आएगा। ठीक है, अच्छे से क्लियर हुआ आप लोगों को? कंक्लूज़न देखो, अब कंक्लूज़न में क्या करना होता है? BP1 का मेन पॉइंट, ठीक है, ऑल दो लिखकर BP1 का मेन पॉइंट लिखना होता है। ठीक है, मेन पॉइंट मतलब रीज़न लिखना होता है। जो आप BP1 में रीज़न लिख कर आए हो ना, वो आपको देना पड़ेगा। बताती हूँ कहाँ पे। जो आप यहाँ पे देख कर आए हो ना रीज़न टास्क स्टेटमेंट में कि मैं क्यों अग्री हो, ठीक है, तो इसको उठाकर आपने कहाँ पे लिखना है? कंक्लूज़न में, स्टार्टिंग में लिखना है। ठीक है, ऑल दो लिखकर BP1 का रीज़न लिखना है आप लोगों ने। ठीक है, देन येट लिखकर आपने BP2 और BP3 में जो रीज़न्स दिए हुए हैं कि मैं क्यों अग्री हूँ या फिर डिसअग्री हूँ, उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। डोंट वरी, सैम्पल आंसर से और क्लैरिटी हो जाएगी। अब तक आपने अपने माइंड में क्या बात रखनी है कि इंट्रो आएगी, इंट्रो में थीसिस होगा, ठीक है, रीफ्रीज होगा, और जो हमारा BP1 होता है उसमें एग्जाम्पल नहीं आती है, और वो हमेशा ऑपोजिट बनता है थीसिस में। अगर हम थीसिस में अग्री हैं तो हमारा BP1 डिसअग्री का बनेगा। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। और जो हमारा BP2 और BP3 होता है वो सेम थीसिस की तरह होता है। अगर हम थीसिस में अग्री बोल के आए हैं तो BP2 भी अग्री का होगा और BP3 भी अग्री का ही बनेगा। ठीक है, सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सैम्पल आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी डाउट्स हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम सैम्पल आंसर को कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे वे से। ठीक है, सो इसमें सबसे पहले मैंने आपको स्टार्ट करना कैसे बताया हुआ है, इट इज़ कंसीडर्ड बाय मैनी इंडिजीनियस, मतलब ये बात कंसीडर की जाती है, मानी जाती है बहुत सारे इंडिजीनियस के द्वारा। इंडिजीनियस क्या होते हैं? लोग। बहुत सारे लोग ये मानते हैं इन दिस कंटेम्प्रेरी एरा, आजकल का जो एरा है
ओइंग टू प्रोग्रेस इन सोशल नेटवर्किंग, जैसे कि प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है, वहाँ पे था पॉपुलैरिटी हो रही है, तो मैंने बोला प्रोग्रेस हो रही है सोशल नेटवर्किंग में, द डिमांड ऑफ न्यूज़पेपर विल हैव प्लम्टेड इन अपकमिंग टाइम, कि जो न्यूज़पेपर की डिमांड है ना ये फ्यूचर में ख़त्म हो जाएगी। क्वेश्चन में भी हमें यही था, ठीक है, कि इंटरनेट की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, पॉपुलर हो रहा है इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से जो न्यूज़पेपर हैं वो फ्यूचर में ख़त्म हो जाएंगे। सेम बात मैंने यहाँ पे बोली कि ये बात कंसीडर की जाती है बहुत सारे लोगों के द्वारा कि जैसे कि प्रोग्रेस हो रही है सोशल नेटवर्किंग में, सो इसकी वजह से क्या होगा कि जो न्यूज़पेपर है ना वो फ्यूचर में ख़त्म हो जाएंगे। सेम बात मैंने बोली, जस्ट मैंने अपनी वो कैप और सेंटेंसेस का यूज़ किया है। सो थीसिस देखो, आई लार्जली डिसएग्री विद दिस सेड नोशन, मैं क्या हूँ इससे ज़्यादा डिसएग्री करती हूँ, ठीक है। उन्होंने बोला था किस हद तक आप अग्री करते हो, तो मैंने बोला कि मैं ज़्यादा क्या करती हूँ, डिसएग्री करती हूँ, मेरे अकॉर्डिंग न्यूज़पेपर फ्यूचर में नहीं ख़त्म होंगे, ठीक है। अब मैं रीज़न दूंगी, एज मैनी ग्रे हेयर मासेज आर अनफैमिलियर अबाउट इंटरनेट, कि बहुत सारे जो ग्रे हेयर मासेज होते हैं, ग्रे हेयर मतलब जो कि ओल्ड पीपल होती हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं पता इंटरनेट के बारे में, ठीक है। जो ओल्ड पीपल होती हैं उनको बिल्कुल भी पता नहीं है किसके बारे में, इंटरनेट के बारे में। अलॉन्ग विथ इट एक्सलरेट द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ क्रॉनिक डिसीज़, कि अगर हम लोग डेली बेसिस पे, ठीक है, न्यूज़ को देखते हैं इंटरनेट से, तो उससे क्या होगा कि चांसेस है ना वो डिजीज़ के वो इंक्रीज़ हो सकते हैं। एक्सलरेट होता है इंक्रीज़ होना, ठीक है। नेक्स्ट देखो BP1 कैसे मैंने लिखा है, यहाँ पे मैंने बेसिकली बोला है कमेंसिंग विद द व्यू ऑफ अग्रीमेंट। देखो थीसिस में डिसएग्री करके आई थी कि मैं इससे डिसएग्री करती हूँ, तो अब मैंने BP1 में अग्रीमेंट की बात की है, ठीक है, कि मैं अग्रीमेंट के व्यूज़ के साथ स्टार्ट करते हुए, देर आर मल्टीफेरियस रीज़न बिहाइंड माई परस्पेक्टिव, बहुत सारे रीजन्स हैं मेरे परस्पेक्टिव के बिहाइंड, मल्टीफेरियस होता है मैनी, ठीक है। द प्रिडोमिनेंट वन, पहला रीज़न कौन सा है, इट इज़ नॉट ओनली कोस्ट फ्रेंडली बट ऑल्सो इंडल्ज ईजी असेसिबिलिटी, कि जो इंटरनेट वाली न्यूज़ होती हैं वो कोस्ट फ्रेंडली होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा चीप होती हैं, हमें ज़्यादा पैसे खर्च करने की उसके ऊपर ज़रूरत नहीं होती, और उसकी जो असेसिबिलिटी है ना वो भी ईजी है, ईजिली हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं, किसी भी प्लेस पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं एनी टाइम, ठीक है। किसको, इंटरनेट के ऊपर जो हमें न्यूज़ गिवन होती हैं उनकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो एक्सप्लेन में देखो मैंने क्या बोला, ई पेपर्स मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक पेपर्स होते हैं, कन्वीनियंट टू रीड, ईजिली हम उसको रीड कर सकते हैं, इवन इफ़ दे रिसाइड एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, चाहे लोग किसी भी कॉर्नर में रहते हो वो ईजिली उसको रीड कर सकते हैं, जस्ट विद द हेल्प ऑफ स्मार्टफोन, स्मार्टफोन की हेल्प से वो ईजिली रीड कर सकते हैं कभी भी, किनको, जो ऑनलाइन न्यूज़ होती हैं उनको, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा इट इज़ नॉट फार एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू अदर, ये बहुत ज़्यादा सस्ता है, मैंने ये बोला कि ये बहुत ज़्यादा सस्ता है, ठीक है, ऑनलाइन न्यूज़ रीड करना काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। सो इट वर्क एज ए बोन फॉर देम, सो ये चीज़ उनके लिए बोन की तरह काम करती है, मीन्स वरदान की तरह काम करती है, ठीक है। क्लियर हुआ, चलो अब हम लोग BP2 को स्टार्ट करते हैं। मूविंग टूवर्ड्स डिसएग्रीमेंट, अब BP2 में हम डिसएग्रीमेंट की बात करेंगे क्योंकि हम थीसिस में ही डिसएग्री हुए थे, सो सेम बात हम BP2 में लिखते हैं, जो थीसिस में लिखी होती है वही हम बात BP2 और BP3 में करते हैं। सो देखो कैसे बोला मैंने इसमें, मूविंग टूवर्ड डिसएग्रीमेंट, कि डिसएग्रीमेंट की तरफ मूव करते हुए, हाउ इट विल पुट डिलीटेरियस इम्पैक्ट ऑन देयर हेल्थ, कि इसका कैसे बुरा प्रभाव पड़ेगा किसके ऊपर, उनकी हेल्थ के ऊपर, डिलीटेरियस होता है बैड, ठीक है, कि उनकी हेल्थ के ऊपर बैड इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा वो मैं बताऊँगी, ठीक है। सो देखो इसमें मैंने क्या बोला, टू इलेबोरेट इट का कनेक्ट यूज़ किया एक्सप्लेन करने के लिए। इफ़ पीपल रीड मेयरली फ्रॉम स्मार्टफोन्स, अगर लोग स्मार्टफोन से रीड करते हैं फॉर ए एक्सटेंड पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी लंबे समय तक अगर वो न्यूज़ को रीड करते हैं स्मार्टफोन से, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से क्या होगा, इट विल लीड टू वीकन आई साइट, उनकी जो आई साइट है वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, ठीक है, उनको स्पेक्स लग जाएगी। मैंने बेसिकली यही बात बोली है कि अगर वो काफ़ी लंबे समय तक न्यूज़ को रीड करते हैं ना स्मार्टफोन से, सो उनकी आई साइट वीक हो जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद एग्जाम्पल देखो मैंने कैसे ऐड की है इसमें एग्जाम्पल। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट वॉज़ ए हेडलाइन इन द न्यूज़पेपर, ये हेडलाइन थी न्यूज़पेपर में, विच रिवील दैट, जिसने ये बात रिवील की है 10 में से जो 8 बच्चे थे ना
ठीक है, वो क्या हो चुके थे, हैड विक्टिम ऑफ आइज़ हिंड्रेंसेस, उनको आइज़ की प्रॉब्लम हो चुकी थी। हिंड्रेंसेस होती हैं प्रॉब्लम, ठीक है, आइज़ की प्रॉब्लम के वो शिकार हो चुके थे 10 में से जो 8 बच्चे थे कनाडा में, ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, ऑनलाइन न्यूज़ को रीड करना स्टार्ट किया था, ठीक है। दस इट इज़ नॉट एन आइडियल वे टू इन ऑर्डर टू अपडेट दैमसेल्व। सो मेरे अकॉर्डिंग ये अच्छा वे नहीं है अपने आप को अपडेट करने का। मतलब अगर हम लोग अपने आप को अपडेट करते हैं ऑनलाइन न्यूज़ से, वो मेरे अकॉर्डिंग एक अच्छा वे नहीं है, ठीक है। नॉट एन आइडियल वे, मतलब अच्छा वे नहीं है, ठीक है। BP3 देखो, इसको हमने कैसे स्टार्ट करना होता है, फर्दर स्ट्रेंथनिंग द व्यूज़, मतलब अपने व्यूज़ को फर्दर एक्सप्लेन करते हुए। प्रिंट पेपर विल नेवर डिसअपियर, कि जो न्यूज़पेपर होते हैं ना वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। सिंस ओल्ड पर्सन हैव नो नॉलेज रिलेटेड टू टेक्निकल गैजेट्स, क्योंकि जो ओल्ड पीपल है ना उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है टेक्निकल गैजेट्स के बारे में, मतलब स्मार्टफोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, इसके रिगार्डिंग उनको कुछ भी नहीं पता, किनको, ओल्ड पीपल को। इन अदर वर्ड्स, एक्सप्लेन करने के लिए कनेक्ट यूज़ किया मैंने। व्हेन सीनियर सिटीज़न वांट टू ग्रैस्प इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग करंट इशू, जब सीनियर सिटीज़न मतलब और लोग चाहते हैं इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना, करंट इश्यूज़ मतलब जो आजकल खबरें चलती हैं उनके रिगार्डिंग अगर वो इन्फॉर्मेशन गेट करना चाहते हैं, तो दे विल गिव मच सिंगल आउट टू पेपर न्यूज़, वो पेपर न्यूज़ को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे फ्यूचर में, ड्यू टू डर्थ ऑफ ऑटोमेशन डिटेल, क्योंकि उनको ऑटोमेशन के बारे में पता ही नहीं है। डर्थ होता है कमी होना, ऑटोमेशन मतलब टेक्नोलॉजी की, ठीक है, उनको बिल्कुल भी डिटेल नहीं है किसके बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में। फॉर इंस्टांस का कनेक्ट यूज़ किया, किस लिए, एग्जाम्पल को देने के लिए। अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय इंडियन लॉ मेकर, इंडिया की गवर्नमेंट ने, लॉ मेकर होती है गवर्नमेंट, ठीक है, इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक सर्वे कंडक्ट किया गया था जिसमें उन्होंने फाउंड किया ऑलमोस्ट ए क्वार्टर क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ है, 25% को हम क्या बोलते हैं, क्वार्टर बोलते हैं, ठीक है। 25% जो ओल्ड पीपल हैं गिव प्रेफरेंस टू न्यूज़पेपर, वो किसको प्रेफरेंस देते हैं, न्यूज़पेपर को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है टेक्नोलॉजी के बारे में। सो दैट्स द मेन रीज़न कि वो किसको चूज़ करती हैं, पेपर न्यूज़ को वो चूज़ करते हैं, ठीक है। हैंस इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ आर एंटायरली वर्थलेस एज वेल एज नेवर रिप्लेस पेपर, कि जो इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऑनलाइन न्यूज़ होती है ना वो बिल्कुल वेस्टफुल है, वर्थलेस मतलब वेस्टफुल है, और वो कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएगी किसको, पेपर को, ठीक है। जो न्यूज़पेपर है ना उसको वो कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्या, रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कंक्लूज़न देखो, टू कंक्लूड इट का मैंने कनेक्ट यूज़ किया। ऑल्दो इंटरनेट वेदर एक्सपेंसिव और ईजी टू ऑपरेट, ये बात मैं किस में करके आई थी, BP1 में करके आई थी, कि जो हमारा इंटरनेट है वो इनएक्सपेंसिव है, इजीली हम उसको यूज़ कर सकते हैं। बताती हूँ कहाँ पे मैं इसको लिख कर आई थी, यहाँ भी आप देखो मैंने कोस्ट फ्रेंडली की बात की है, ठीक है, मतलब कि वो सस्ता है, तो वहाँ पे मैंने कौन सा वर्ड यूज़ कर दिया, इनएक्सपेंसिव, उसका सिनोनिम मैंने यूज़ कर दिया, ठीक है। ईजी एक्सेसिबिलिटी मतलब ईजीली अवेलेबल होता है, ईजीली हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये दोनों बात मैंने BP1 में लिखी थी, ठीक है, वही मैंने सबसे पहले लिखी है ऑल्दो का लिखकर। BP1 में जो मैंने रीज़न बोले हैं ना वही मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। येट लिखकर, ठीक है, आई बिलीव दैट इट विल नाइदर फ्रूटफुल फॉर एल्डरली पीपल नॉर फॉर देयर हेल्थ, ये हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, और जो ओल्ड पीपल हैं उनके लिए भी ये यूज़फुल नहीं है। अब ओल्ड पीपल की बात हम BP3 में करके आए हैं, ठीक है, यहाँ पे हम करके आए हैं ना किसकी बात, ओल्ड पीपल की बात, और BP2 में हम किसकी बात करके आए हैं, हेल्थ की बात करके आए हैं कि उनकी आई सेट वगैरह वीक हो जाएगी। आपको जस्ट बेसिकली इसी को ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको BP1 के रीजंस देने पड़ेंगे, देन येट लिखकर आपको BP2 के और BP3 के रीज़न देने पड़ेंगे। बस इतनी बात आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, बाकी आपका सब कुछ क्लियर है, ठीक है। बहुत सिंपल वे से आप इसको लिख सकते हो। जो मैं आपको सेंड करूँगी आपने उसको लिखकर मुझे सेंड करना है, देन मैं आपको चेक करके फीडबैक दे दूँगी, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग IELTS with MK चैनल। सो अब हम लोग अपना नेक्स्ट मॉड्यूल कंटिन्यू करते हैं।